आप यहाँ जो देख रहे हैं वह एक बहुत बड़ा गैलेक्टिक रिंग है जो यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से कमजोर कर देता है। इस स्ट्रक्चर की खोज ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर एलेक्सिया लोपेज ने 2024 की शुरुआत में ही की थी। इस गैलेक्सी रिंग का डायमीटर 1.3 बिलियन लाइट ईयर है और इसका आकार बहुत ही दिलचस्प है। यह एक टॉर्नेडो जैसा दिखता है जो सीधे पृथ्वी की ओर आ रहा है। लगभग ऐसा लगता है जैसे किसी डिजाइनर ने जानबूझकर इसे वहां रखा हो। लेकिन यहां एक बात है, यह इतना बड़ा है कि हमारे यूनिवर्स में भी इसका होना मुमकिन नहीं है, जहां बिग बैंग के बाद मैटर को बराबर फैला हुआ माना जाता है। यह बड़ा रिंग हमारी कॉस्मोलॉजी से इतना अलग है कि एक इंटरव्यू में लोपेज ने बताया कि उन्हें अभी भी अपनी खोज अजीब लगती है और वह यह पक्का करने के लिए खुद को चुटकी भी काटना चाहती हैं कि यह सच में सच है। लगभग हर दिन साइंटिफिक पोर्टल यूनिवर्स के बनने के हमारे मौजूदा एक्सप्लेनेशन में कमियों के बारे में कई आर्टिकल पब्लिश करते हैं। तो आज आइए जानें कि साइंटिस्ट यूनिवर्स के ऐसे मॉडल के बारे में सोचने से भी क्यों डरते हैं जो इन सभी अंतरों को समझा सके। मॉडर्न कॉस्मोलॉजिस्ट मानते हैं कि यूनिवर्स के असली नेचर को जानने की असली चाबी ब्लैक होल के अंदर है, क्योंकि वहीं हमारे सारे नियम काम नहीं करते। 1965 में अमेरिकन फिजिसिस्ट रोजर पेनरोज ने अपने पेपर से एक बड़ा धमाका किया जिसमें सिंगुलैरिटी का आइडिया बताया गया था। यह एक ब्लैक होल के बीच में एक काल्पनिक पॉइंट है जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि समय और जगह बस बिखरते हुए लगते हैं। जो कुछ भी ब्लैक होल में गिरता है वह इस सिंगुलैरिटी का हिस्सा बन जाता है। इसका साइज बहुत छोटा होता है जबकि इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। हालांकि जब फॉर्मूले इन अनंतताओं के बारे में बात करने लगते हैं तो इसका मतलब आमतौर पर यह होता है कि कैलकुलेशन गलत है, क्योंकि असली फिजिकल कांस्टेंट हमेशा मेजर किए जा सकते हैं। इसीलिए कुछ जानकार सोचते हैं कि जब कोई चीज ब्लैक होल में जाती है तो वह इस शानदार सिंगुलैरिटी का हिस्सा नहीं बनती, बल्कि नए सितारों, ग्रहों या गैलेक्सी में बदल जाती है। और इससे एक बड़ा सवाल उठता है, क्या होगा अगर बहुत ज्यादा मैटर एक ब्लैक होल में चला जाए? साइंटिस्ट जेम्स बेचम ने एक बार पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के मास और रेडियस को मैच करने की कोशिश की थी, जो स्पेस का वह हिस्सा है जहां बिग बैंग के बाद से लाइट को हम तक पहुंचने का समय मिला है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का रेडियस लगभग 47 बिलियन लाइट ईयर है, जबकि इसका मास 1 के बाद 54 जीरो होने का अनुमान है। और अगर हम उसी मास वाले ब्लैक होल का मॉडल बनाते हैं तो उसका रेडियस लगभग मौजूदा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के रेडियस के बराबर होता है। हमारे मेजरमेंट के काफी सटीक न होने से अंतरों को आसानी से समझाया जा सकता है। फिर भी इस एनालॉजी को नजरअंदाज करना इतना आसान नहीं है। इसके अलावा अगर हम सच में एक बहुत बड़े ब्लैक होल के अंदर रहते हैं तो इसका मतलब है कि कोई बिग बैंग नहीं हुआ था, कम से कम उस रूप में तो नहीं जैसा साइंटिस्ट बताते हैं। और इससे अलग अलग कॉस्मिक एनोमलीज को समझाना बहुत आसान हो जाता है। अपने अजीब आकार वाली गैलेक्सी का बड़ा रिंग भी बस हमारे मदर ब्लैक होल में एक फनल हो सकता है जहां कभी मैटर बहता था। लेकिन क्या हो अगर हमारे यूनिवर्स के नेचर के बारे में सच्चाई और भी हैरान करने वाली हो, जब आप सचमुच स्पेस में कुछ सबसे एक्सट्रीम ऑब्जेक्ट्स की सतह पर छिपे हो सकते हैं। 1974 में मशहूर ब्रिटिश फिजिसिस्ट स्टीवन हॉकिंग ने पता लगाया कि ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास वर्चुअल पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स के जोड़ों के बनने और खत्म होने का एक लगातार प्रोसेस होता रहता है। उनमें से एक अंदर गिर जाता है लेकिन दूसरा बाहर रह सकता है। तो किसी बाहरी व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि ये पार्टिकल्स ब्लैक होल से ही रेडिएट हो रहे हैं, जैसे किसी गर्म ड्रिंक से भाप उठती है। लेकिन हॉकिंग रेडिएशन के आइडिया ने ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स पर भी रोशनी डाली है। क्वांटम थ्योरी के अनुसार ब्लैक होल में गिरने वाली चीजों के बारे में सारी जानकारी हमेशा के लिए खो नहीं सकती। साथ ही जैसा कि हम जानते हैं, ब्लैक होल से कुछ भी बच नहीं सकता। इस उलझन को सुलझाने का एकमात्र तरीका इवेंट होराइजन की सतह पर तेज रेडिएशन में जानकारी को एनकोड करना है। फिर 1990 के दशक में डच फिजिसिस्ट जेरार्ड टफ्ट ने अंदाजा लगाया कि पूरा यूनिवर्स एक फ्लैट फिल्म पर इमेज की तरह ही 2 डायमेंशनल प्लेन पर उसी तरह एनकोड हो सकता है और हमें इसका कभी पता भी नहीं चलेगा।
क्योंकि हमारे होने की सारी जानकारी पहले से ही एक बहुत बड़े ब्लैक होल की सतह पर रखी है। बाद में अमेरिकन फिजिसिस्ट लियोनार्ड सस्किन ने इस आइडिया को बेहतर बनाया और इसे होलोग्राफिक प्रिंसिपल नाम दिया। 1998 में अर्जेंटीना के साइंटिस्ट जुआन माल्डसिना ने दिखाया कि होलोग्राफिक यूनिवर्स मॉडर्न साइंस में एक और गर्मागर्म बहस को सुलझा सकता है। हम बेशक रिलेटिविटी थ्योरी के फ्यूजन के बारे में बात कर रहे हैं, जो कॉस्मिक स्केल पर ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन को क्वांटम मैकेनिक्स के साथ बताता है, जो खास तौर पर एलिमेंट्री पार्टिकल्स के इंटरैक्शन के लिए बनाया गया है। और मैं आपको बता दूं, ये दो सुपर सक्सेसफुल थ्योरी हमेशा से एक दूसरे से अलग रही हैं। माल्डिना ने सबसे पहले यह देखा कि होलोग्राफिक यूनिवर्स में यह प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 3 डायमेंशन से निपटने के बजाय आपको सिर्फ 2 पर विचार करने की जरूरत है। और इस मामले में इन 2 बुनियादी सिद्धांतों का गणित कोई विरोधाभास पैदा नहीं करता। मैं इसे आसान बना रहा हूं, बेशक, लेकिन सच तो यह है कि जब ब्लैक होल के इवेंट होराइजन की सतह पर प्रोजेक्ट किया जाता है, तो भौतिकी के नियम उस ब्रह्मांड की तुलना में ज्यादा तार्किक लगते हैं जिसे हम असली मानते हैं। हालांकि जब वैज्ञानिक दिलचस्प सिद्धांतों पर विचार करते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये सभी चतुर विचार उनके नहीं, बल्कि खुद अंतरिक्ष के हों? हमारे ब्रह्मांड में कम से कम 200 अरब आकाश गंगाएं हैं। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में वे एक साथ मिलकर क्लस्टर बनाती हैं, जो बदले में सुपर क्लस्टर बनाते हैं। आखिरकार सबसे बड़े पैमाने पर आकाश गंगाएं गैलेक्सी फिलामेंट्स के रूप में जानी जाने वाली चीजों में संरेखित होती हैं, जो सैकड़ों लाखों प्रकाश वर्ष तक फैल सकती हैं। ये पूरे ब्रह्मांड की सबसे विशाल संरचनाएं हैं। हालांकि कुछ ऐसा ही माइक्रोस्कोपिक स्तर पर भी पाया जा सकता है, क्योंकि सुपर क्लस्टर और गैलेक्सी फिलामेंट्स मानव मस्तिष्क के न्यूरल कनेक्शन से काफी मिलते जुलते हैं, और यह समानता सतह से कहीं ज्यादा गहरी है। 2020 में इतालवी खगोल भौतिक विज्ञानी फ्रैंको वाजा और न्यूरोबायोलॉजिस्ट अल्बर्टो फेली ने एक अध्ययन प्रकाशित किया, जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया कि ब्रह्मांडीय सुपर क्लस्टर और मानव मस्तिष्क के बीच समानता सिर्फ एक संयोग नहीं है, बल्कि प्रकृति के समान मौलिक नियमों का प्रतिबिंब है। लेकिन अगर बाहरी अंतरिक्ष और हमारे मस्तिष्क में एक समान सार है, तो क्या हमारा ब्रह्मांड एक गांगेय मन हो सकता है, जहां एक आकाश गंगा सिर्फ एक न्यूरॉन है? पहली नजर में यह धारणा हास्यास्पद लगती है। कोई भी भौतिक विज्ञानी आपको बताएगा कि ब्रह्मांड इतना विशाल है कि वह मानव मस्तिष्क की तरह काम नहीं कर सकता। इसमें आवेग लगभग 100 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करते हैं, और जबकि यह प्रकाश की गति से लाखों गुना धीमा है। मस्तिष्क छोटा है और संकेतों को एक गोलार्ध से दूसरे गोलार्ध तक यात्रा करने में सिर्फ 1 सेकंड का कुछ हिस्सा लगता है। दूसरी ओर ब्रह्मांड इतना विशाल है कि अगर ब्रह्मांडीय मन का एक हिस्सा दूसरे से संवाद करना चाहता, तो इसमें कम से कम दसियों अरब साल लग जाते, भले ही वह विचार प्रकाश की गति से चलता। इसका मतलब है कि सबसे आशावादी मान्यताओं के तहत ब्रह्मांड बिग बैंग के बाद से अपने न्यूरॉन्स के बीच 1000 से ज्यादा आदान प्रदान नहीं कर पाया होगा, और यह मोटे तौर पर मानव मस्तिष्क में हर 1 सेकंड में होने वाली चीजों से लगभग 1 अरब गुना कम है। तो अगर स्पेस सोचने में सक्षम है भी, तो उसे इंटेलिजेंट कहना मुश्किल होगा। लेकिन मेरे लिए यह कहानी का अंत नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े साइज की समस्या को टाला जा सकता है। हाल ही में गूगल के स्वामित्व वाली कंपनी डीप माइंड के वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाला सुझाव दिया। विशेषज्ञों ने क्वांटम एंटेंगलमेंट पर रिसर्च की, जो क्वांटम मैकेनिक्स की एक घटना है जहां 2 कण इस तरह से जुड़े होते हैं कि एक पर किए गए बदलाव दूसरे को जरूर प्रभावित करते हैं, भले ही वे अरबों किलोमीटर दूर हों। थ्योरी में यह लोकैलिटी के क्लासिकल सिद्धांत का विरोधाभास करता है, जिसमें कहा गया है कि वस्तुएं केवल अपने आसपास के माहौल से प्रभावित होती हैं और निश्चित रूप से प्रकाश की गति से तेज नहीं। हालांकि गूगल के विशेषज्ञों का सुझाव है कि स्पेस में हमारे देखने से कहीं ज्यादा कनेक्शन हो सकते हैं। इसलिए 2 जगहें जिन्हें हम ब्रह्मांड के विपरीत छोर मानते हैं, वे क्वांटम मैकेनिक्स के नजरिए से एक दूसरे के करीब हो सकती हैं।
हैं। इससे भी ज्यादा उलझन वाली बात यह है कि दूसरे अध्ययन भी इसकी पुष्टि करते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी एक वैज्ञानिक अवधारणा है जो यह दावा करती है कि ब्रह्मांड के कण पहले की तरह बिंदुओं जैसे नहीं हैं, बल्कि धागे या स्ट्रिंग की तरह लंबे हैं। ये स्ट्रिंग परमाणुओं से बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उनके कंपन पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं को निर्धारित करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई स्ट्रिंग एक तरह से कंपन करती है तो वह एक इलेक्ट्रॉन बनाती है। दूसरे तरह के कंपन से एक फोटॉन बनता है जो प्रकाश का एक कण है। अलग अलग तरह से कंपन करके स्ट्रिंग प्रकृति में सभी कणों और बलों को उत्पन्न करती हैं। और स्ट्रिंग थ्योरी में मुख्य अवधारणाओं में से एक प्लैंक स्केल पर अतिरिक्त मुड़े हुए आयामों के अस्तित्व का विचार है। इसका मतलब है कि स्ट्रिंग न केवल दिखाई देने वाले स्पेस में, बल्कि इन अदृश्य लिपटे हुए पोर्टल्स के माध्यम से भी कंपन और घूम सकती हैं। तो शायद विचार ब्रह्मांडीय मन के भीतर उनकी मदद से और हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा तेजी से लगभग तुरंत प्रसारित होते हैं। हालांकि स्ट्रिंग थ्योरी का अध्ययन करते समय वैज्ञानिकों ने कुछ और भी अविश्वसनीय चीज का पता लगाया है। मैं कुछ अजीब संकेतों की बात कर रहा हूं जो बताते हैं कि हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत आर्टिफिशियल हो सकती है। 2007 में अमेरिकी फिजिसिस्ट सिल्वेस्टर जेम्स गेट्स ने स्ट्रिंग थ्योरी के तथाकथित सुपर मल्टीप्लेक्स या उन समीकरणों पर ध्यान दिलाया जो क्वांटम मैकेनिक्स में मूलभूत कणों, बोझॉन और फर्मियन के बीच इंटरेक्शन का वर्णन करते हैं। बेहतर समझने के लिए वैज्ञानिक इन सुपर मल्टीप्लेक्स को विजुअलाइज करते हैं। गेट्स ने जो खोजा वह यह है कि ऐसे विजुअलाइजेशन आधुनिक प्रोग्रामर द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कंप्यूटर कोड के बहुत समान हैं। इसीलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ब्रह्मांड कुछ और नहीं बल्कि एक प्रोग्राम सिमुलेशन है। मुझे यह मानना होगा कि पहले मुझे यह काफी बेवकूफ़ी भरा लगा, लेकिन फिर मैंने इस विषय में गहराई से सोचा और इस परिकल्पना का समर्थन करने के लिए अप्रत्याशित सबूत मिले। जैसा कि हम जानते हैं, ब्रह्मांड में प्रकाश की गति की एक सीमा है और एक वर्चुअल रियलिटी सिनेरियो में यह एक प्रोसेसर की स्पीड लिमिट के बराबर होगा। मूल रूप से प्रकाश की गति कंप्यूटेशनल शक्ति की अधिकतम सीमा को दर्शाती है। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने हाल ही में ब्रह्मांड के सभी स्तरों पर समान पैटर्न की बढ़ती संख्या देखी है, जैसे कि इसके प्रोग्रामर ने एक ही टेम्पलेट का इस्तेमाल किया हो। फिबोनाची सीक्वेंस संख्याओं की एक श्रृंखला है जहां प्रत्येक अगली संख्या पिछली दो संख्याओं का योग होती है। इसे उदाहरण के लिए कागज की एक शीट को वर्गों में विभाजित करके भी विजुअलाइज किया जा सकता है, जहां प्रत्येक भुजा की लंबाई संख्यात्मक अनुक्रम में एक निश्चित मान के बराबर होती है। यदि हम वर्गों के विपरीत कोनों को चाप से जोड़ते हैं तो हमें तथाकथित गोल्डन स्पाइरल मिलता है और हमारा पूरा अस्तित्व सचमुच इसके अंदर एनकोड किया गया है। समुद्री सीपियों और मानव भ्रूण से लेकर स्पाइरल आकाश गंगाओं की भुजाओं तक हाल ही में खोजी गई आकाश गंगाओं की बड़ी अंगूठी भी इस गोल्डन स्पाइरल में फिट बैठती है। सभी मानव संवेदी अंग इस गणित पर निर्भर करते हैं और हमारे मस्तिष्क इसका उपयोग संवेदी दुनिया को समझने के लिए करते हैं। लेकिन यही बात किसी भी सिम्स के लिए भी काम करेगी। एक सिमुलेशन में रहने वाले जीव, वे अपने आसपास के वातावरण के समान कोड पर काम करते हैं, इसीलिए उन्हें लगता है कि यह बिल्कुल असली है। तो हम में क्या अलग है? फिर 2023 में स्वीडिश दार्शनिक निक बोस्टन-रैम ने एक सनसनीखेज लेख प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने न केवल यह दावा किया कि हम सभी एक वर्चुअल रियलिटी में रहते हैं, बल्कि यह भी आश्वासन दिया कि भविष्य की प्रगतिशील सभ्यताओं ने इसे बनाया है। वैज्ञानिक के अनुसार कोई भी उन्नत समाज वैज्ञानिक या मनोरंजन उद्देश्यों के लिए विभिन्न सिमुलेशन बनाने का प्रयास करेगा और मानवता इसे यहीं और अभी अपनी आंखों से देख रही है। साथ ही सभ्यता जितनी अधिक उन्नत होगी, वह उतने ही अधिक परिपूर्ण सिमुलेशन बनाएगी और किसी समय संभावित सुपर बीइंग्स ऐसे सिमुलेशन बनाना सीख जाएंगे जो उनकी दुनिया से अलग न हो, या हो सकता है कि वे पहले ही ऐसा कर चुके हों। जब हम अस्तित्व के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो सिमुलेशन के बाहर कोई मेरे बेकार के प्रयासों को देखकर मजे ले रहा है। स्वाभाविक रूप से
बोस्टन राम के विचारों को वैज्ञानिक समुदाय में व्यापक समर्थन नहीं मिला। आखिरकार वे बहुत ज्यादा बोल्ड हैं और उन्हें वेरीफाई करना लगभग नामुमकिन है। फिर भी कुछ अन्य विशेषज्ञों के लिए वे उनके अपने आशाजनक सिद्धांतों के लिए एक उत्प्रेरक का काम करते थे। उदाहरण के लिए अमेरिकी कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट डोनाल्ड हॉफमैन को लें। उनका दावा है कि फिजिकल रियलिटी असल में सिर्फ एक सिमुलेशन है। हालांकि उनके अनुसार यह हमारी अपनी चेतना द्वारा बनाया गया है। वह इसे परसेप्शन की इंटरफेस थ्योरी कहते हैं, जिसका सुझाव है कि दुनिया का हमारा अनुभव रियलिटी का सीधा प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि एक इंटरफेस जैसा है जिसके माध्यम से इंसान अपने जीवित रहने की संभावनाओं को बढ़ाते हैं। दूसरे शब्दों में, ब्रह्मांड एक कंप्यूटर जैसा है, लेकिन हम इसके साथ सीधे प्रोसेसर के माध्यम से नहीं, बल्कि मॉनिटर, कीबोर्ड और हमारे शरीर के अनुकूल अन्य डिवाइस के माध्यम से इंटरैक्ट करते हैं। इसके बावजूद हॉफमैन बताते हैं कि सिर्फ इंटरफेस का अध्ययन करके हम प्रोसेसर के कामकाज, अस्तित्व के असली नियमों को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए यहाँ तक कि अंतरिक्ष, समय और ब्रह्मांड की अन्य प्रॉपर्टीज जो हमें मौलिक लगती हैं, हो सकता है कि वे असल में मौजूद ही न हों। सिर्फ हमारी आदिम चेतना है जो फिजिकल दुनिया के सरल प्रतीकों और वस्तुओं के पीछे अल्ट्रा कॉम्प्लिकेटेड रियलिटी को प्रभावी ढंग से छिपाती है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि जब इंसान इस इंटरफेस के मूल तक पहुंच जाएंगे तो वे खुद ब्रह्मांड को बदल सकते हैं? अगर आपको इस तरह की शक्ति दी जाए तो आप क्या करेंगे? आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपका समर्थन हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है।